आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। राजनीति गर्मा चुकी है कॉलेजों की, क्योंकि कॉलेज में अब एडमिशन प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। विद्यार्थियों ने अपनी फीस जमा करा दी है, परंतु उनके मन में कई सवाल हैं। उन सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ आर्ट्स कॉलेज के प्रेसिडेंट रोहित चौधरी और योगी धादित जी हैं। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार सर। तो जिनने एडमिशन के अंदर अपनी फीस जमा करा दी है, अब उन विद्यार्थियों के साथ क्या होगा? सबसे पहले तो मैं जो नए छात्र आए उनको नवआगत छात्र छात्रा को हार्दिक शुभकामनाएं। उनका स्वागत है कॉलेज में, और उनसे आग्रह है कि उनके कॉलेज में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हम आगे तत्पर हैं। उनको किसी भी सहायता के लिए ज़रूरत हो, हम वहाँ पर हैं। पर आप वहाँ पे किस तरह हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल के अंदर वहाँ पे डेस्क लग नहीं सकती, सिर्फ आप डिजिटल ही उनका सपोर्ट कर सकते हो। तो डिजिटली किस तरह सपोर्ट किया जा रहा है आप द्वारा? हमने छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं, तो उनसे हम निरंतर बात होती रहती है। बच्चों के अधिकतर हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, जो भी उनके ऊपर जो भी दिक्कत आती है कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया में, तो हम उनके लिए फ़ोन करने के लिए जो हमारे टीचर्स रहते हैं उनसे बात करते हैं और उनके लिए पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आजकल का जो माहौल है योगी जी, ऑनलाइन शिक्षा हो चुकी है, वीडियो चलती है और सामने विद्यार्थी बैठा रहता है। जी। आपने वो माहौल देखा है जहाँ पे शिक्षक सामने होता है और फिजिकली अटेंशन देता है हर विद्यार्थी को। पर इस दो अलग माहौलों के अंदर क्या विद्यार्थी ढल पाएगा, आर्ट्स का विद्यार्थी विशेष रूप से? देखो, वर्तमान स्थिति में जो देश की स्थिति हुई है ये कोरोना महामारी के कारण, इस कारण कई सारी हानियां देश में हुई है। और सबसे ज़्यादा हानि जो शिक्षा पे हुई है, विद्यार्थियों के जीवन पर हुई है। और वर्तमान स्थिति में जो बच्चे टेक्निकल क्षेत्र में थे, साइंस वाले थे, या अन्य बड़ी कोचिंगों में जो क्लास करते थे, वो बच्चे तो इसमें डल जाएंगे, क्योंकि वो तो पहले भी कई बार ऑनलाइन क्लासेज चलती थी उनकी, और ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेज लेते भी थे। पर जो आर्ट्स के विद्यार्थी है, जो गांव से कॉलेज में आते थे, जिन्होंने इस माहौल को पहले कभी देखा नहीं, वो इस माहौल में डलना मुश्किल है। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है इस माहौल में। जो शिक्षा वो क्लासरूम में बैठ के, कॉलेज में बैठ के प्राप्त करते थे, वो शिक्षा वो शायद ऑनलाइन क्लासेज में नहीं कर पाएंगे। आर्ट्स का विद्यार्थी समाजशास्त्र और समाज के अंदर रह के सामाजिक कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी सिविल सर्विस, आर्ट्स का विद्यार्थी हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। पर वो विद्यार्थी अब ऑनलाइन सिस्टम में आ चुका है, हाँ। वो समाज से थोड़ा कट गया है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा तो मानना यह था कि पिछले वर्ष भी हमारे कॉलेज में जो अभी क्लास लगती है आरपीएससी यूपीएससी की, इनकी क्लासें टीचर्स ने की थी। तो उनमें निरंतर छात्रों ने जो कोचिंग क्लास लगी थी, पहले ये रहता था कि जो बच्चे बाहर फट के कोचिंगों के पैसे देते थे, इसलिए हमारे कॉलेज प्रशासन ने और हमने सबने मिलकर कॉलेज में ही कोचिंग क्लास लगाई, जिसके कारण से उन्होंने अटेंड की और अच्छे से पढ़ाई भी की। और नया युग है जो अभी टेक्निकल आधुनिक, तो मेरा मानना है कि आने वाला जो ये माम रहता है, तो इसमें भी ऑनलाइन क्लासेज लगेगी वैसे भी। तो मेरा छात्रों से मानना है कि इसके अनुरूप ही उन्हें डलना पड़ेगा, क्योंकि निरंतर आगे आने वाली भी जो टेक्निकल क्लासेज चलेगी अधिकतर आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो मेरा मानना है कि छात्रों को अभी से डलना चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण अभी रेगुलर चलेगा और चल ही रहा है, क्योंकि अभी निरंतर उसके पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न ये रहता है कि पहले देखा जाता था कि यूपीएससी में और सिविल सर्विस में आर्ट्स वालों की भागीदारी अधिक है, जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो आर्ट्स वालों का ज़्यादा रहता था। परंतु आज की वर्तमान स्थिति में वो परसेंटेज काफ़ी घट गया है। इसका क्या कारण है? यूपीएससी और ये जो आपने जो बताया, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि वर्तमान स्थिति में जो टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थी है या अन्य सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी भी अब आर्ट्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस कारण कंपटीशन बढ़ गया। अब अगर आर्ट्स का जो विद्यार्थी जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है, उसमें अन्य आर्ट्स के स्टूडेंट भी रहते हैं। अब मान लीजिए अगर उसमें साइंस वाला भी अगर एग्ज़ाम देता है, कॉमर्स वाला भी एग्ज़ाम देता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उसके लिए। और जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो फिर मुश्किलें तो बढ़ती है। तो इस स्थिति में बेरोजगारी बढ़ रही है आर्ट्स के अंदर। जी। तो क्या विद्यार्थियों को आर्ट्स में नहीं आना चाहिए? तो या यदि आर्ट्स में आ जाए विद्यार्थी, तो वो उस कंपटीशन को किस तरह पार करे? ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में नहीं आना चाहिए।
आर्ट्स में काफ़ी सारा ऑप्शन है विद्यार्थी के पास, पर वो समय रहते, जैसे बच्चा यदि 12th पास करके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, उसी समय से उसको पूरी ताकत जो जो भी तैयारी उसको करनी चाहिए, आईएएस, आईपीएस, आरएस या टीचर, पूरी ताकत उसी में लगानी चाहिए उसको। और जो 3-4 साल रहते हैं वो मतलब पूरी ताकत से पढ़ाई करके अगर एग्ज़ाम देता है तो वो सफल होता है। रोहित जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। एक विद्यार्थी 12th का एग्ज़ाम देके आया कॉलेज में पहले वो दोस्त बनाते हैं, फिर वो कॉलेज की राजनीति में लगता है। पहला और दूसरा साल होते होते उसको पता लगता है कि यार अब क्या है मेरा गोल, तो वो अपनी बाकी चीज़ों के लिए ट्राई करने लगता है। तो इसके 2 साल बर्बाद हो जाते हैं। फिर वो तीसरे साल में कैसे न तैसे पास कर आके फिर सोचता है कि वो बेरोजगार रह गया। तो इस मेंटेलिटी से किस तरह लड़ना चाहिए उसे? तो मेरा छात्र जो भी आते हैं आजकल फर्स्ट ईयर 12वीं से पास करके और स्कूल में पढ़ के आते हैं, लेकिन कॉलेज में आने के बाद उनका राजनीतिक माहौल देख के वो राजनीति में जाने की कोशिश करते हैं और उनके 1-2 साल ऐसे ही निकाल देते हैं, जिसके कारण से वो अपनी पढ़ाई निरंतर नहीं कर पाते और राजनीति करने में रह जाते हैं। और बराबर जो क्लास लगती है कॉलेजों में तो क्लास अटेंड नहीं कर पाते। तो जो भी इधर उधर के छात्र आते हैं उनके पास बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और निरंतर क्लास नहीं पाते, तो उनकी उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी कॉलेज में छात्र आए वो निरंतर क्लास ले, जिसके कारण से उनका जो उद्देश्य है आगे बढ़ना, नौकरी लगाना, जो भी हो उसको पूरा कर सकें। चलिए ठीक है, अब थोड़े पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं। आप अध्यक्ष हैं, तो आपका राजनीति में रुझान किस तरह हुआ? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं कॉलेज का ये माहौल देखता था कि यहाँ पर ऐसे अध्यक्ष बनते हैं, ऐसे अध्यक्ष बनते हैं, ऐसे रहता है। तो मैं भी जब भी कॉलेज में आया तो मैंने चुनाव लड़ने की कोशिश की। फिर 1-2 साल तैयारी भी की, फिर मेरा मन हट गया कि चुनाव नहीं लड़ना। फिर मुझे हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के योगेश जी कुमार दादी से मिले, तो उन्होंने मुझे प्रयास और मोटिवेट किया कि मैं तुझे अध्यक्ष बनाऊंगा, मैं तुझे अध्यक्ष बनाता देखना चाहता हूं कॉलेज का। तो उन्होंने माने नहीं और मुझे उनकी वो करके मोटिवेट करके मुझे चुनाव लड़ाने के लिए तैयार करा। इसी कारण से आज मैं राजकीय कला महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बनने के काबिल बना। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, योगेश जी कुमार दादीज और जो भी टीम थी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आर्थिक संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय का मुझे छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। क्योंकि जी एक चीज़ है कि जब विद्यार्थी कॉलेज में आता है उससे पहले की लाइफ उसकी स्कूल लाइफ रहती है। उसके बाद वो देश को समझता है, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, जो सोशल मुद्दे, बाकी मुद्दे हैं, उन पर वो सोचना शुरू करता है। तो इसमें फिर कॉलेज में बेसिकली उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं या 2-3 रहते हैं। एक तो एबीपी रहती है, एक एनओसीआई रहती है और एक अदर्स रहते हैं। तो फिर ये विचार किस तरह घूमते हैं उसके मन में और फिर वो किस तरह जा सकता है? देखिए, जब विद्यार्थी परिषद कॉलेज में एडमिशन होता है उसी टाइम से सक्रिय रहती है। वैसे तो 365 दिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं काम करता रहता है, पर जब एडमिशन प्रक्रिया चालू होती है, जब फर्स्ट ईयर के बच्चे एडमिशन लेने के लिए प्रयास करते हैं, तो उसी टाइम से हम हेल्प डेस्क और स्कूलों में भी हमारी यूनिट बनी हुई होती है। 12th का जो बच्चा रहता है वो भी हमारा एक स्कूल की इकाई का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वहाँ भी हमारी इकाई बनी होती है। तो विचारधारा तो क्या है कि जो है राष्ट्रहित में विद्यार्थी परिषद हमेशा काम करती है और विद्यार्थियों के हित के लिए आंदोलन करती है। देश के लिए जो भी सही है उसमें विद्यार्थी परिषद सबसे आगे रहती है। गैर राजनीतिक संगठन है, किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, केवल विद्यार्थियों के हित के लिए और विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए विद्यार्थी परिषद प्रमुख रूप से कार्य करती है। एनओसीआई से पूछा जाए, एबीवी से पूछा जाए, वो कहते हैं कि हम राष्ट्र हित में काम करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो दूसरा है वो राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है। तो क्या ये मानसिकता बच्चों में आ जाती है कि यार मैं एबी से जुड़ा हूँ तो मैं राष्ट्र हित में हूँ और दूसरा यदि किसी और से जुड़ा हो तो राष्ट्र विरोधी है? नहीं, ऐसा मेरा जो तर्क था वो इस प्रकार का नहीं था। सभी राजनीतिक दल अपने अपनी विचारधारा रखते हैं और एबीवीपी कोई एक व्यक्ति है नहीं, कोई व्यक्ति है नहीं या कोई ऐसी कोई वस्तु।
जो भी कार्यकर्ता है विद्यार्थी परिषद का, वो स्वयं विद्यार्थी परिषद है, एबीवीपी है, उसके अंदर इस प्रकार के विचारों का उत्पन्न होते हैं कि वो जैसे बच्चा आया एडमिशन के लिए, उसकी हेल्प करके उसको किस तरीके से उसको एडमिशन प्रक्रिया क्या करना है, कहाँ फॉर्म जमा करना है, किस प्रकार से क्या करना है। फिर उसके बाद जो भी एडमिशन में जैसे फीस बढ़ गई या फॉर्म जमा करने में दिक्कत आ रही है, तो उस टाइम पे विद्यार्थी परिषद आंदोलन और अपनी बात को किस प्रकार से वहाँ रखते हैं, चाहे वो प्राचार्य हो, चाहे वो लेक्चरर हो, किसी के भी सामने या यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी विद्यार्थी परिषद का एक अपना अलग से टैलेंट है कि किस प्रकार से बात को रखा जाए। और विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई को विद्यार्थी परिषद का दिवस माना जाता है, तो वो कार्यक्रम करते हैं। उसके अलावा जो भी कार्यक्रम आते हैं, जैसे चाहे वो भगत सिंह जी की जयंती हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हो, इस प्रकार से एक माहौल क्रिएट करते हैं कि देश के जो महान विभूतियाँ रही है उनके प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़े, युवा जो उनके प्रति आस्था रखे और उनके विचारों पर चलने का प्रयास करे। ये चीज़ व्यक्ति के अंदर विद्यार्थी परिषद डालने का प्रयास करती है। ठीक है, चलिए कुछ पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? क्रिकेट। और प्लेयर? सौरव गांगुली। फेवरेट हीरो? अमिताभ बच्चन। हीरोइन? हीरोइन माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? क्रिकेट। फेवरेट प्लेयर? MS धोनी। MS धोनी। फिल्म में हीरो कौन सा पसंद है? हीरो हाँ। सन्नी देओल। और हीरोइन? हीरोइन तो जैकलिन फर्नांडिस। मैं एक और चीज़ है, कई बार क्या होता है कि हम घूमते हैं और दोस्तों के साथ रहते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ कि आपका पर्स घर पे रह गया और आपके साथ दिक्कत हो गई हो? जब भी दोस्तों के साथ घूम रहे जाते हैं, अगर पर्स घर पे भी रह जाता है तो अपने जो साथी रहते हैं वो भी सहयोग कर देते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं अपने कि ये पैसे दे वे पैसे दे, कोई दिक्कत नहीं आती। और आजकल तो डिजिटल इंडिया वाला जब आप कार्यकर्ताओं के साथ होते हो तब ऐसा हुआ हो तो बता रहा हूँ आपके, आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो मोबाइल में आजकल पेटीएम, फ़ोन पे आदि रहते हैं, तो उससे पेमेंट कर देते हैं। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ कार्यकर्ताओं के साथ हो और आपका पर्स रह गया हो या कुछ ऐसा पेमेंट का दिक्कत हुई हो? कई बार हुआ है मेरे साथ। कॉलेज की छात्र राजनीति में जब मैं कॉलेज में जाता था तो कई बार मेरे पर्स गुम जाते थे। अड्डा जी के तो कार्यकर्ता पर्स निकल जाते थे, पर वो जो मेरे साथी रहते थे वो कभी मेरे को परेशान नहीं करते थे। कभी ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ा हो और आपने चालान दिया हो या किसी का छुड़वाया हो? क्योंकि अधिकतर कॉलेज प्रेसिडेंट या नेताओं के पास कॉल आते हैं कि भाई साहब मेरे को पकड़ लिया। एक बार अंटागर चौराहे पे हमारे कोटा नयापुरा में किसी स्टूडेंट को जबरदस्ती रोक लिया था। उसने हेलमेट भी पहन रखा था। तब उसने जाके हमारे से कहा कि कॉलेज में कि इस प्रकार से मेरे को रोका। तो फिर हमने वहाँ जाके प्रशासन को दबाया और वहाँ जाके प्रशासन को जो अपना तिरंगा लगा हुआ है शहीद स्मारक, वहाँ आके बिठा दिया सारे प्रशासन को। हमने जो प्रशासन वहाँ मौजूद था उसको घेर के वहाँ बिठा दिया और उनसे पूछा कि भाई किस प्रकार से आपने इसको रोका। फिर उसके बाद कुछ समय तक प्रशासन ने मतलब कोई कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं करी। और आपके पास तो डेली बेसिस पे कॉल आते होंगे? अभी आप कॉल तो आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करें। चालान बनना ही 100-200 रुपये ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है। अपनी ज़िंदगी का सवाल रहता है कि आप गाड़ी पे चल रहे हो, कहीं भी गिर जाए, कर जाए, कुछ भी हो जाए, तो चालान के लिए इतनी बड़ी बात नहीं समझनी चाहिए। हेलमेट का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। मैं भी हमेशा करता हूँ। कभी और कॉल आता है तो आप ये बात बोलते हैं कि भाई साहब मतलब चालान हाँ, कट हमेशा रहा है? बहुत बार कॉल आते हैं तो हैंडल भी करते हैं। क्या करें, करना पड़ता है हमें। तो हमारे छात्र हैं, छात्रों के लिए करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बहुत खींच किया है। तो हम हमारे स्तर पे प्रशासन से आग्रह करके उन्हें छुड़वाने की पूर्ण कोशिश करते हैं। आपके हिसाब से सबसे मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष किसे मानते हैं अब तक में आप?
इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए तो मेरे नज़रिए से देखा जाए तो सबसे मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष पास ही के रहने वाले अपने काचरी गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। बाद में वो एमएलए भी बने और वर्तमान स्थिति में वो मौजूद नहीं है, श्री हरीश जी शर्मा। उन्होंने छात्र राजनीति को एक नया पैमाना दिया और एक लेवल बनाया छात्र राजनीति का कि छात्र संघ अध्यक्ष का क्या लेवल होता है, छात्र नेता का क्या लेवल होता है। मतलब उन्होंने हर चीज को इस तरीके से करके बताया। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मेरे जो उम्र है, मैंने तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बने थे, पहले चुनाव बंद हो चुके थे। फिर अभी जो छात्र संघ अध्यक्ष देखे, ठीक है, देखते हैं, देखते आ रहे हैं और मैं खुद ही बनाऊँ तो मुझे बराबर लग रहा है। सब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अचानक किया हो। कुलदीप जी श्रीवास्तव का नाम जरूर सुना था कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। कुलदीप श्रीवास्तव जी से उन्होंने जो छात्र संघ अध्यक्ष रहते हैं कॉलेज के। कोई ऐसा छात्र संघ अध्यक्ष भी याद आ रहा है जिसने छात्र संघ अध्यक्ष की गरिमा का सत्यानाश कर दिया हो? क्या ये आदमी क्यों बन गया, ऐसा भी कुछ है कोई? देखिए, इस प्रकार की बात करना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि किसी का नाम पर रहे थे। हमारे समय जब मैं एडमिशन लेने गया तो उस टाइम पे धर्मराज मीणा जो छात्र संघ अध्यक्ष थे, तो इस प्रकार के विवादों में थे। वो रैगिंग प्रकरण, चाहे वो प्रिंसिपल से बदतमीजी का हो, चाहे वो कई सारे विवाद, मतलब उनका जो कार्यकाल था वो केवल विवादों में ही रहा। और विवाद भी ऐसे जिसमें छात्र हितों के लिए कहीं से लेके कहीं तक आवाज नहीं। आपके हिसाब से? जब मैं कॉलेज गया तो मैं देखता था कि छात्र संघ अध्यक्ष जो नए बच्चे आते थे, न्यू एडमिशन वाले, उनको काफ़ी परेशान करते थे। वो अपनी अकड़ दिखाते थे कि हम यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष हैं। उनको धमकाना करना उनका एक पैसा बन चुका था। आज के टाइम जो भी छात्र आते हैं उनका ऐसा कुछ नहीं है, बराबर ही रहते हैं। तो आप नाम ले पाएंगे उनका? यदि किसी ने गलत किया है तो उनको खुल के विरोध करना चाहिए, तो उन छात्र संघ अध्यक्ष का नाम ले सकते हैं आप? मैं किसी भी छात्र संघ अध्यक्ष का नाम लेकर अपनी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि जो उन्होंने किया है सब जानते हैं कि किसने किया है किसने नहीं किया। तो मैं अपनी वचनों को इनके सामने नहीं रखना चाहता कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि इनके बारे में ऐसी बातें क्यों करूं मैं। तो आप इतने डैशिंग हैं और हैंडसम हैं, तो कई बार ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी सभा को संबोधित कर रहे हो, लड़कियां बस आपकी वोटिंग कर रही हो, या ऐसा कोई लड़की या ऐसे कोई कार्यकर्ता, अध्यक्ष या कोई भी पदाधिकारी देख के आप स्तब्ध रह गए हो? ऐसा कुछ नहीं है। कभी नहीं हुआ? हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मुझे सबसे अच्छा तब जब लगा कि मैं जब अजमेर अधिवेशन में गया, वहाँ पर हर जिला के 4 से 5 हज़ार बच्चे आए थे, तो उनके सामने मैंने स्पीच देकर, भाषण देकर बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वोटिंग तो होती है, हमेशा होती है, और अच्छा भाषण भी देते हैं, नहीं देते जब भी करते हैं, ये बच्चे तो की आदत रहती है। पंडित जी आप बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हम तो इस पे ध्यान देते नहीं है वोटिंग वगैरह के। हमें जो बात रखनी रहती है उस बात को रख के। कभी ऐसे पदाधिकारी को या किसी कार्यकर्ता को देख के आप स्तब्ध रह गए हो? रहना श्री हमारे जो रोहित जी चौधरी जब छात्र संघ अध्यक्ष बने, उसके बाद में जब इन्होंने स्पीच दी अजमेर अधिवेशन में जाके, तो खूब खुश हुए और अच्छा भाषण दिया इन्होंने। एक और प्रश्न है कि आप अपना राजनीति में आदर्श किसे मानते हैं? मैं अपना राजनीतिक आदर्श, मेरे खुद के पापा भी हैं, उनको आदर्श मानता हूं मैं और हमेशा मानूंगा, क्योंकि उन्होंने किया, लेकिन बाकी की जो सबने किया, साथ दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। आप किसे मानते हैं पंडित? मेरे राजनीतिक आदर्श तो श्री प्रहलाद जी गुंजल है। आपके जीवन का ये अंतिम प्रश्न है कि आपके जीवन का कोई ऐसा संस्मरण जिससे लोग प्रेरणा ले सकें? रोहित जी बताइए। आज दिन तक की जो छात्रों में जो काम किए कॉलेजों में, उसके लिए हमेशा करते रहेंगे। हमें जो अन्य कॉलेजों में विकास शुल्क के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं छात्रों से परीक्षा टाइम के, तो हमारे कॉलेज में ये चीज़ नहीं लगेगी। और जो भी बाकी चीज़ें रहती हैं हमें छात्रों के लिए करते रही हैं और करते रहेंगे। आप कोई संस्मरण सुनाएं आपके जीवन का या किसी के भी जीवन से, जिससे लोग प्रेरणा ले सके।
मैं बताना चाहता हूँ आपको कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या अन्य किसी भी फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति को कभी हताश नहीं होना चाहिए। हमेशा मजबूती से काम करते रहो। 2017 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, कुछ 17 वोटों से मैं चुनाव हारा। कई कारण थे चुनाव हारने के, फिर भी उसके बाद भी हमने लगातार काम किया कॉलेज में। विद्यार्थियों की हर समय, दिन हो या रात हो, जब भी कॉल आता था तो उनकी मदद के लिए खड़े रहते थे, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित हो या किसी थाने से संबंधित हो, अदालत से संबंधित हो। कहीं भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की आवश्यकता अगर हमारे से मदद की आशा रखता था तो हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करते थे। और हमारा लक्ष्य और उद्देश्य भी यही है कि हम हर उस व्यक्ति जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है उस तक पहुंचकर काम करने का संकल्प है। ये थे हमारे साथ आर्ट्स कॉलेज के पदाधिकारी और सहयोगी। ये हमारा प्रयास इसलिए है क्योंकि आप कई बार कोरोना महामारी के चलते इनसे फिजिकली नहीं मिल सकते, इनका व्यवहार जान नहीं सकते, इनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जिससे आप इन्हें जान सकें और आप इनसे सहयोग मांग सकें। इनकी जो डिटेल है हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। यदि आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।